जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा को स्मरण करें। हे माधव, जो भक्त आज रात्रि इस कथा को अंत तक सुनकर मनन करें, उसके जीवन की उलझनों को सुलझा देना और उसके परिवार को सुखी बनाना। जो भक्त इस सेवा में अपना समर्थन दे, उसकी पीड़ा को दूर करना। तो चलिए मित्रों, अब कथा शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीव जन्म से हमारे साथ रहती है और मृत्यु तक बनी रहती है, क्योंकि वह कोमल होती है, जबकि दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले टूट जाते हैं, क्योंकि वे कठोर होते हैं। किसी का दिल दुखाकर बाद में माफी मांग लेना बहुत आसान है, मगर चोट खाने के बाद किसी को दिल से माफ कर देना बहुत कठिन होता है। कष्ट स्वयं उतना पीड़ादायक नहीं होता जितनी उसकी चिंता मन को पीड़ा देती है। जो व्यक्ति हर समय सिर्फ तारीफ करता रहता है, वह अक्सर भरोसे के योग्य नहीं होता। सच्चा प्रेम किसी प्रमाण का मोहताज नहीं होता। जब एक दिल धड़कता है तो दूसरा दिल उसे समझ लेता है। ऊपर से देखने पर अधिकांश लोग अच्छे लगते हैं, मगर उनका असली स्वभाव तभी समझ आता है जब उनके साथ समय बिताया जाए। आत्मज्ञान, संयम, ज्ञान, आत्मसम्मान और आत्मसंयम, यह तीन गुण जीवन को सच में समृद्ध बना देते हैं। इस तरह जिंदगी गुजरती रही, कभी शब्दों में, कभी किसी उम्मीद में और कभी एक अधूरी चाह में। जीवन की दौड़ में इतना जरूर याद रखना कि दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपने लोग कहीं नाराज ना हो जाएं। बड़ा घर होने से साथ नहीं निभता, बल्कि बड़ा दिल होने से रिश्ते टिकते हैं। कई बार समझ नहीं आता कि जिंदगी का फैसला क्या है। एक तरफ वह कहती है धैर्य का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ यह भी कहती है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जब बात सम्मान की आ जाए तो प्रेम को भी त्याग देना बेहतर होता है। शक्ति और धन जीवन के फल की तरह है, जबकि परिवार और मित्र उसकी जड़ों के समान होते हैं। फल के बिना शायद जीवन चल सकता है, मगर जड़ों के बिना खड़ा रहना संभव नहीं होता। अक्सर यही सवाल मन में उठता है कि सबसे ज्यादा दुख उसी इंसान को क्यों मिलता है जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता रहता है। मेरी जेब में थोड़ा सा छेद क्या हुआ, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्ते ही गिरकर बिखर गए। दुख तो हर व्यक्ति के जीवन में आता है, मगर जो लोग दुख को स्वीकार करके भी उसे सहने की शक्ति रखते हैं, उनके लिए वही दुख धीरे धीरे सुख में बदल जाता है। असली सफलता उसी इंसान को मिलती है जो अपने वादों को निभाता है, गलती होते ही उसे स्वीकार कर लेता है और समय की कीमत समझता है। जीवन में कोशिश यह करो कि लोगों की कमी बनो, मगर कभी किसी की मजबूरी मत बनो, क्योंकि जरूरतें तो बहुत लोग पूरी कर देते हैं, लेकिन किसी की कमी कोई नहीं भर पाता। 4 बातों को जीवन में कभी मत भूलना: बड़ों का सम्मान करना, मूर्खों से विवाद न करना, छोटों को सही सलाह देना और समझदार लोगों से सलाह लेना। कभी कभी लगता है कुछ नए नफरत करने वालों की जरूरत है, क्योंकि पुराने दुश्मन भी अब चाहने लगे हैं। हमारा रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बस इतना हुआ कि उसने अपना दिल कहीं और लगा लिया। असली सुंदरता इस बात में नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें है कि हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए ही सही, मगर आगे बढ़ना कभी मत छोड़ो। दोस्तों को चेहरे का रंग देखकर मत चुनो। शरीर का काला रंग चल सकता है, मगर मन का काला होना नहीं। किस्मत ही कठपुतली का खेल करवाती है, वरना जिंदगी के मंच पर कोई कलाकार कमजोर नहीं होता। यह जीवन मिट्टी के दीपक जैसा है, तेल खत्म तो खेल खत्म। तकलीफें भी तब कम लगने लगी जब अपनों से उम्मीदें कम कर दी। कभी कभी मन सोचता है कि तेरी गोद में इतनी खामोशी क्यों है कब्र। लोग तो अपनी जान देकर भी तुझे आबाद कर जाते हैं। किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वही व्यक्ति तुम्हारा विरोधी बन सकता है। सच हमेशा पानी पर तैरती तेल की बूंद की तरह होता है, चाहे कितना भी पानी डालो वह ऊपर आ ही जाता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। किसी का छोटा सा एहसान भी याद रखना और अपना बड़ा से बड़ा एहसान भी कभी मत जताना। जब इंसान दर्द सहने का आदी हो जाता है तो उसकी आंखों से आंसू भी कम निकलते हैं। परिस्थितियों के अनुसार हर चीज का अर्थ बदल जाता है। जैसे स्कूल की घंटी सुबह बेकार लगती है और छुट्टी के समय वही सबसे अच्छी लगती है। कुछ लोग फायदा उठाकर भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने हम पर एहसान किया हो। अक्सर झूठ बोलने वाले की बातें मीठी होती हैं और सच्चे व्यक्ति की बातें कड़वी लगती हैं। माना कि हम परफेक्ट नहीं हैं, मगर हम हर पल रंग बदलने वालों में भी नहीं आते। दुनियादारी में हम थोड़े सरल रहे, क्योंकि हमारी कमी यही थी कि हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करते रहे। जो लोग शिकायत नहीं करते उन्हें भी दर्द होता है।
कभी कभी कुछ रिश्तों को बचाने के लिए कुछ रिश्तों का टूटना जरूरी हो जाता है। यह समय ऐसा है कि यहां दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों से सावधान रहना पड़ता है। अकेले रहने का भी अपना अलग सुकून होता है। जहां ना किसी की जरूरत होती है, यकीन रखो जो कुछ तुम दूसरों को देते हो वही एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आता है। हिम्मत इतनी मजबूत रखो कि किस्मत भी छोटी लगने लगे। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग अक्सर वापस नहीं आते। अच्छा होना काफी नहीं है, बेहतर बनने की कोशिश करते रहो। कभी शशान में बैठकर देखना, दौलत का सारा घमंड अपने आप उतर जाएगा। अपने आज को देखकर हार मत मानना, क्योंकि कल तुम क्या बनोगे यह खुद तुम्हें भी नहीं पता। समय की चोट से हमेशा सावधान रहो, क्योंकि बुरा समय कभी बताकर नहीं आता। असली कदर वही है जो किसी की मौजूदगी में की जाए। बाद में होने वाली कदर को पछतावा कहते हैं। साहस का दूसरा नाम है खुद पर विश्वास रखना। जिसके पीछे जितना भागोगे अपनी कीमत उतनी ही घटा दोगे। जब ठोकर लगने के बाद भी तुम गिरते नहीं हो तो समझ लेना कि ऊपर वाला तुम्हारा हाथ थामे हुए है। उम्मीद की छोटी सी किरण भी निराशा के अंधेरे से बेहतर होती है। जीवन में जब प्रेम का जुनून चढ़ता है तो दिल टूटने की संभावना भी रहती है। वह ज्ञान बेकार है जिसे हम अपने जीवन में उतारते नहीं। जिंदगी तुम्हारी दी हुई ठोकरों के लिए धन्यवाद। चलना नहीं तो संभलना तो सीख ही गया। जो लोग मौका देते हैं उन्हें धोखा मत दो, और जो धोखा देते हैं उन्हें दोबारा मौका मत दो। फायदा एक बहुत गिरा हुआ शब्द है, मगर लोग उसे पाने के लिए अपनी मर्यादा से भी नीचे गिर जाते हैं। यदि तुम्हारी सच्ची बातें किसी को चुभने लगे तो समझ लेना कि वह व्यक्ति झूठ के सहारे जीने का आदी हो चुका है। कभी किसी चाहत के पीछे इतने दीवाने मत बनो कि अपनी पहचान ही खो बैठो। अब डर घावों से कम और लोगों के बनावटी लगाव से ज्यादा लगता है। दिन भर हम आने वाले कल को ढूंढते रहे और शाम ढलते ही हमारा आज ही कहीं खो गया। जीवन में थोड़ा बचपना भी जरूरी होता है, क्योंकि कहते हैं बहुत ज्यादा समझदार लोग खुलकर हंस भी नहीं पाते। खुद को गलत मानने का साहस केवल वही इंसान कर सकता है जो वास्तव में अच्छा होता है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, मगर अपनी किस्मत की कहानी हम खुद लिखेंगे। याद रखो कि हार चुका इंसान जब दोबारा उठता है तो पहले से कहीं अधिक खतरनाक हो जाता है। जब मन उदास हो तो शब्दों को कड़वा मत होने दो, क्योंकि बाद में मन बदल सकता है, लेकिन बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इस बात की चिंता मत करो कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियों को तुम जानते हो, दुनिया नहीं। संसार की सबसे बड़ी औषधि जिम्मेदारी है। एक बार इसे अपना लो, फिर जिंदगी तुम्हें आलसी नहीं बनने देगी। असल में सब लगाव का ही खेल है, वरना आजकल किसी को किसी से क्या मतलब। अगर तुम्हारी भलाई के बावजूद तुम्हारे साथ बुरा हो जाए तो उसका न्याय तुम नहीं बल्कि समय और ईश्वर करेंगे। जब खुशियां मिले तो भगवान को मत भूलो, और जब दुख आए तो उन्हीं पर भरोसा बनाए रखो। यह जीवन कभी सरल नहीं होगा, इसलिए खुद को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। यदि सलाह देने वाले लोग साथ निभाने लग जाए तो दुनिया में दुख बहुत कम रह जाए। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन दोनों ही इंसान को अपनी तकदीर लिखने से रोक देती हैं। जब किसी व्यक्ति की अंतरात्मा ही गुलामी की आदी बन जाए तो उसकी शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जीवन में एक ऐसा साथी जरूर होना चाहिए जिसके सामने दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की जरूरत ना पड़े। जिंदगी में दो चीजें भुलाना बहुत कठिन है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी से हुआ सच्चा लगाव। जीवन उसी के साथ खेलता है जो अच्छा खिलाड़ी होता है। सच्चे रिश्तों और धन दोनों की बराबर कद्र करो, क्योंकि इन्हें कमाना कठिन है और खोना बहुत आसान। जो चीज देर से मिलती है वही लंबे समय तक साथ देती है। इसलिए धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। शुरुआत तो हर कोई अच्छी करता है, असली चुनौती अंत तक वैसा ही बने रहने की होती है। अनुभव यही सिखाता है कि किसी एक इंसान पर पूरा भरोसा करके देखो, वही तुम्हें भरोसा ना करने का सबक दे जाएगा। जब इरादे मजबूत होते हैं तो भाग्य भी बदल जाता है, वरना लोग पूरी जिंदगी किस्मत को दोष देते रह जाते हैं। जो व्यक्ति थोड़े में संतुष्ट रहना सीख जाता है, असली खुशी उसी के पास होती है। इसलिए जितना है उसमें खुश रहना सीखो। अगर तुम्हारे भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो भगवान या भाग्य को दोष देने का भी कोई अधिकार नहीं है। समझदारी ज्ञान से कहीं ज्यादा गहरी होती है। बहुत लोग तुम्हें पहचानते होंगे, मगर सच में समझने वाले बहुत कम मिलते हैं। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा अपराधी मैं नहीं था, फिर भी सजा मैं नहीं भुगती। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो अकेले चलने की आदत डालनी होगी। यदि इंसान को जीवन में दुख का अनुभव ना हो तो उसे सुख की कीमत कभी समझ नहीं आएगी।
कभी कभी खो जाना भी जरूरी होता है ताकि पता चल सके कि हमें ढूंढने कौन आता है। जो दर्द मैंने खामोशी से सह लिया, शायद तुम उसे चिल्लाकर भी सह ना पाओ। जैसे जैसे उसने अपना असली चेहरा दिखाया, मुझे अपनी ही मोहब्बत पर शर्म आने लगी। यदि किसी का फायदा उठाकर थक जाओ तो कभी अपनी गिरी हुई सोच को भी उठा लेना। नजरअंदाज करना हमें भी आता है, मगर तुम्हें तकलीफ में देखना हमें मंजूर नहीं। तुम दिमाग लगाकर मेरी गलतियां गिनते हो। कभी दिल पर हाथ रखकर यह भी पूछ लेना कि असली दोषी कौन था। जीवन में महत्व केवल उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो, क्योंकि हालचाल पूछने वाले तो रोज मिल जाते हैं। जब लोगों को हमसे बेहतर कोई मिल जाता है तब समझ नहीं आता कि फिर अपनापन दिखाने का नाटक क्यों करते हैं। कभी मुझे चेहरा देखकर इंसान पहचानने का घमंड था, मगर तब हैरानी हुई जब समझ आया कि कुछ लोगों के पास कई चेहरे होते हैं। हमने उन लोगों से दूरी बना ली जिन्हें हमारी जरूरत तो थी लेकिन हमारी कद्र नहीं थी। उदासी भी एक आदत बन जाती है, जिसे लग जाए वह खुशियों में भी दुख खोजने लगता है। आज सब कुछ गूगल पर मिल जाता है, लेकिन सुकून और शांति वहां भी नहीं मिलती। किसी से रोज मिलना जरूरी नहीं कि प्रेम पैदा करें, लेकिन किसी से रोज बात करने से उसकी आदत जरूर पड़ जाती है। सच्चा सुकून इस संसार की सबसे कीमती दौलत है और यह हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता। अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा याद आते हैं जो एक बार जिंदगी से दूर हो चुके होते हैं। आजकल अधिकतर लोग सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं। रिश्तों की गहराई से बहुत कम लोगों को फर्क पड़ता है। इसलिए खुद को तन से मजबूत, मन से दृढ़ और धन से सक्षम बनाने की कोशिश करो, क्योंकि इस दुनिया में कमजोर इंसान को ही सबसे ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। थक जाने पर भी अपने कदमों को खुद ही संभालना पड़ता है, क्योंकि जब तक सांस चलती रहती है तब तक कोई कंधा सहारा देने नहीं आता। जिस फूल को हमने अपने प्यार और देखभाल से सींचा था, जब वह महक लायक बना तो उसकी खुशबू किसी और के आंगन में फैलने लगी। अच्छे लोग किताबों की तरह होते हैं। उन्हें पढ़ना तो हर कोई चाहता है, लेकिन समझ वही पाता है जो दिल से उन्हें पढ़ना जानता है। इस दुनिया में वास्तव में कोई किसी का स्थायी नहीं होता। दिल भर जाने के बाद लोग याद करना भी छोड़ देते हैं। समय को थोड़ा समय देना सीखो, क्योंकि समय ही हर घाव को धीरे धीरे भर देता है। वही लोग सबसे ज्यादा मजबूत बन जाते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। जहां तुम्हारी गलती ना हो वहां बेवजह झुकना नहीं चाहिए, और जहां तुम्हें सम्मान ना मिले वहां ठहरना भी नहीं चाहिए। जीवन अपने आप में एक मधुर संगीत की तरह है, इसलिए इसे शिकायतों के साथ नहीं बल्कि मुस्कुराकर गुनगुनाते रहना चाहिए। सुकून इस दुनिया की सबसे कीमती दौलत है और हर किसी की किस्मत में नहीं होता। अक्सर लोग तब याद आते हैं जब वह जिंदगी से दूर हो चुके होते हैं। आजकल अधिकतर लोग सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं और रिश्तों की गहराई को बहुत कम लोग समझते हैं। इसलिए खुद को तन से मजबूत, मन से दृढ़ और धन से सक्षम बनाइए, क्योंकि इस दुनिया में कमजोर लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। थक जाने पर भी अपने कदमों को खुद ही संभालना पड़ता है, क्योंकि जब तक सांस चलती रहती है तब तक कोई कंधा सहारा देने नहीं आता। जिस फूल को हमने अपनी मोहब्बत और देखभाल से पाला था, जब वह महकने के काबिल हुआ तो उसकी खुशबू किसी और के लिए फैलने लगी। अच्छे लोग किताबों की तरह होते हैं जिन्हें पढ़ना तो हर कोई चाहता है, लेकिन समझ वही पाता है जो दिल लगाकर पढ़ता है। इस दुनिया में वास्तव में कोई हमेशा के लिए किसी का नहीं होता, क्योंकि दिल भर जाने के बाद लोग याद करना भी छोड़ देते हैं। समय को थोड़ा समय देना सीखिए, क्योंकि समय ही हर घाव को धीरे धीरे भर देता है। वही लोग सबसे ज्यादा मजबूत बन जाते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचता। जहां आपकी गलती ना हो वहां बेवजह झुकना नहीं चाहिए, और जहां आपको सम्मान ना मिले वहां रुकना भी नहीं चाहिए। जिंदगी अपने आप में एक मधुर संगीत की तरह है, इसलिए इसे शिकायतों के साथ नहीं बल्कि मुस्कुराकर गुनगुनाते रहना चाहिए। जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है तो उसे करने दीजिए, क्योंकि जलने वाली हर चीज एक दिन राख बन ही जाती है, चाहे वह घमंड हो, कोई वस्तु हो या फिर कोई इंसान। जो व्यक्ति दूसरों को सम्मान देता है वास्तव में वही सबसे अधिक सम्मानित होता है, क्योंकि इंसान वही बांट सकता है जो उसके भीतर होता है। परिस्थितियों को इतना ताकतवर मत बनने दीजिए कि आप हार मान लें, बल्कि अपने साहस को इतना मजबूत बनाइए कि हालात ही हार जाएं। कहा भी गया है कि जो व्यक्ति हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहता है उसकी कीमत अक्सर लोग समझ नहीं पाते। इसीलिए दिल की बात स्पष्ट रूप से कह देना बेहतर होता है, क्योंकि बात कह देने से निर्णय हो जाते हैं और छुपाने से दूरियां बढ़ जाती हैं। जो चीज हमें पसंद होती है उसमें हमें कमियां दिखाई नहीं देती,
लेकिन जो चीज पसंद नहीं होती वह चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमें गलत ही लगती है। वही रिश्ता लंबे समय तक टिकता है जिसकी शुरुआत दिल से होती है, जरूरत से नहीं। सच्चा प्रेम भले ही कुछ पलों का हो, लेकिन उसका एहसास पूरी जिंदगी तक साथ रहता है। जीवन का एक सरल सत्य यह भी है कि जिसने कहा कल करेंगे उसका दिन निकल गया, जिसने कहा परसों करेंगे उसके साल गुजर गए, लेकिन जिसने कहा आज करेंगे उसी ने जीवन में सफलता प्राप्त की। मुझ में 100 कमियां सही, लेकिन एक जिद भी है कि जिन्हें मैंने अपना माना है उन्हें आज तक पराया नहीं समझा। उम्मीद दुनिया से नहीं बल्कि इस सृष्टि को बनाने वाले से रखनी चाहिए। धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि कई बार जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। जिसने अपने ही लोगों को बदलते हुए देखा है वह जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत रखता है। सम्मान हर किसी को चाहिए, परंतु बहुत से लोग उसे लौटाना भूल जाते हैं। अपने भाव वहीं व्यक्त कीजिए जहां उनकी कद्र हो, क्योंकि कई जगह आंखों से गिरा आंसू भी लोगों को केवल पानी ही लगता है। सच्चे मित्र वही होते हैं जिन्हें कठिन समय में ढूंढना नहीं पड़ता। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी बर्बादी देखकर अंदर ही अंदर खुश होते हैं। जहां सम्मान और समय भी मांग कर लेना पड़े उस रिश्ते में बने रहना उचित नहीं। इस संसार में झूठ धीरे से बोला जाए तो सब सुन लेते हैं, लेकिन सच को चिल्लाकर कहने पर भी बहुत कम लोग सुनते हैं। खूबियों को देखकर तो बहुत लोग प्रेम जताते हैं, लेकिन जीवन में जगह उसे दीजिए जो आपकी कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। जिंदगी समय के प्रवाह में बह रही है और यहां लगभग हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है। हम अक्सर दोष पानी को देते हैं, पर यह नहीं देखते कि छेद तो हमारी नाव में ही है। जैसे सिलाई की सुई अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग उस पर भरोसा करते हैं, वैसे ही यदि आप भी अपने सिद्धांतों पर चलेंगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। इंसान चाहे कितना भी धनवान क्यों ना बन जाए, वह दुख बेच नहीं सकता और शांति खरीद नहीं सकता। जीवन में आपसे कौन मिलेगा यह समय तय करता है। आप किससे मिलेंगे यह आपका दिल तय करता है, और आप किसके दिल में हमेशा बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करता है। जीवन ऐसा होना चाहिए जो रिश्तों की कद्र करना सिखाए, और रिश्ते ऐसे हो जो याद करने पर मजबूर कर दे। इस दुनिया के मेले में पता नहीं कितने दिन रहना है, इसलिए बस जितना हो सके लोगों के दिल जीत लीजिए। यही जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। काश चाहने वाले हमेशा वैसे ही रहते, पर अक्सर लोग प्रेम के बाद बदल जाते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि मैं बुझा बुझा सा रहता हूं, लेकिन अगर सच में जलता रहता तो शायद कब का राख हो चुका होता। आंखें अक्सर निकलते आंसुओं को देखकर सोचती हैं कि आखिर और कितना वक्त लगेगा इन दर्दों को बह जाने में। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, एक दिन लोग बुरा साबित कर ही देते हैं। सच्चे प्रेम का एक नियम है कि जो किसी को पूरी तरह से चाहता है वही अक्सर सबसे ज्यादा टूटता है। क्या बात है, इतने शांत क्यों बैठे हो? कोई बात दिल को लगी है या दिल कहीं लगा बैठे हो? जिसके भाग्य में जमाने की ठोकरें लिखी हो उसे शहरों की चमकदमक की बातें मत करो। किस्मत और दिल की अक्सर आपस में नहीं बनती, क्योंकि जो दिल में होता है वे हमेशा किस्मत में नहीं लिखा होता। एक दिन शिकायत आपको वक्त या दुनिया से नहीं बल्कि खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और आप दुनिया की उलझनों में फंसे रहे। थोड़ा सा प्यार खुद से भी कर लीजिए, क्योंकि अधूरी इच्छाओं में सबसे ज्यादा दर्द इंसान खुद को ही देता है। ना जाने कितने लोग रात को रोते हुए सो जाते हैं और सुबह उठकर दुनिया के सामने झूठी मुस्कान के साथ सबको खुश रखने का अभिनय करते हैं। कभी कभी अहंकार भी जरूरी होता है, जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। मकानों की कीमत यूं ही नहीं बढ़ी, रिश्तों में आई दरारों का फायदा भी लोगों ने खूब उठाया है। जिंदगी चल तो रही है पर कई बार बहुत भारी लगती है। यहाँ मतलब के रंग बहुत चमकीले हैं और दिल से बहुत लोग बहरे हो चुके हैं। किस किस की पहचान करोगे? यहाँ हर चेहरे पर कोई ना कोई नकाब है। उम्र माँ के गर्भ में बढ़ती है, जन्म के बाद तो धीरे धीरे कम ही होती जाती है। हल्की सी जिंदगी लेकिन बोझ बहुत भारी। जन्म एक बार हुआ और मरना हर दिन पड़ रहा है। मैं हर मुश्किल को अपना मानकर उसे चूम लेता हूँ, क्योंकि जिंदगी जैसी भी है आखिर मेरी ही है। कुछ लोग मेरा दुख बांटने आए थे, लेकिन जब मैं खुश हुआ तो नाराज होकर चले गए। हर शाम मन में एक सवाल उठता है कि आज केवल दिन ढला है या मेरी उम्र का एक और हिस्सा कम हो गया। मुझे उन कुर्सियों पर बैठने से डर लगता है जहां बैठने के बाद इंसान के पैर जमीन को छूना बंद कर देते हैं। शब्द दिल से ज्यादा नाजुक होते हैं, क्योंकि एक बार निकल जाए तो खंजर की तरह चुभते हैं। किसी को ढूंढने मत निकलो,
लोग खोते नहीं हैं, बस समय के साथ बदल जाते हैं। आज के दौर में सज्जनता को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। जनाब, अगर आप माफी मांग लें तो बहुत से लोग आपको कमजोर मान बैठते हैं। जीवन एक ऐसी किताब की तरह है जिसे हर कोई पढ़ता तो है, मगर उसके असली अर्थ को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यही वजह है कि एक ही चेहरे की कीमत हर नजर में अलग अलग होती है। कोई उसी चेहरे से नाराज रहता है तो कोई उसी पर मोहित हो जाता है। सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय में भी सही बात को स्वीकार करने वाला इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। शब्दों की भी अपनी यात्रा होती है, इसीलिए किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना ठीक नहीं, क्योंकि वह बात घूमकर वापस आ ही जाती है। बड़ा बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा इंसान बनना उससे भी बड़ी बात है। डिलीट बटन जितनी तेजी से काम करता है उतनी तेजी से डाउनलोड नहीं होता, क्योंकि निर्माण में समय लगता है और नष्ट करने में नहीं, चाहे वह कोई मोबाइल ऐप हो या फिर रिश्तों की दुनिया। जीवन में एक ऐसा सच्चा साथी जरूर होना चाहिए जो हमारी गलती होने पर हमें समझाए, और जब हम सही हो तो पूरे विश्वास से हमारे साथ खड़ा रहे। केवल धन या गहने लूटने वाला ही लुटेरा नहीं होता, वर्षों से बनाए गए सम्मान और भरोसे को तोड़ने वाला भी किसी लुटेरे से कम नहीं होता। बाजार में चलते समय जेब में पैसे होते हुए भी अपनी इच्छा पूरी ना करने वाला व्यक्ति कंजूस नहीं होता। ये डायरेक्ट है। अचानक ही सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। क्या यह केवल भाग्य का खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें समझ नहीं आता? अक्सर जब जेब खाली होती है तो हमें लगता है कि दुनिया की हर परेशानी सिर्फ हमारे हिस्से में ही आई है। हम कभी भगवान को दोष देते हैं, अभी पारी बताने का भाई अपने माता पिता को, और कभी उस व्यवस्था और सरकार को कोसते हैं जिसे शायद हमारे अस्तित्व से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन असली सच यह है कि गरीबी केवल खाली जेब या सुनी तिजोरी का नाम नहीं होती, बल्कि यह एक मानसिक व्यवस्था है जो सबसे पहले हमारे विचारों में जन्म लेती है। जब तक वह नकारात्मक सोच आपके मन से जड़ में जमाए बैठी है, तब तक संसार का कोई भी खजाना आपको सच में समृद्ध नहीं बना सकता। आज की इस कथा में हम उसी कठोर सत्य का सामना करेंगे जिसे स्वीकार करना आसान नहीं होता। जरा उस भय के बारे में सोचिए जो रात को आपको चैन से सोने नहीं देता। वह चिंता करता है कि यदि कल नौकरी चली गई तो आगे क्या होगा। वह डर कि अगर घर में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ गया तो इलाज का इंतजाम कैसे होगा, या फिर यह शंका कि कहीं पूरी जिंदगी इसी तंगी में तो नहीं निकल जाएगी। यह भय धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को अंदर से खोखला करता जाता है। और मजे की बात यह है कि हमें लगता है कि जैसे ही पैसा आ जाएगा यह सारे डर खत्म हो जाएंगे, जबकि सच्चाई यह है कि असली समस्या पैसे की कमी नहीं, बल्कि वह 5 तरह की सोच है जो अदृश्य जंजीरों की तरह हमारे पैरों को जकड़े रहती है और हमें ऊंचा उठने नहीं देती। यदि आज आपके मानसिक बेड़ियों को पहचानने में देर कर दी तो आने वाला कल शायद सिर्फ पछतावे में भरा होगा। आज जो कहानी आपके सामने रखी जा रही है वह किसी और की नहीं, बल्कि शायद आपके अपने जीवन का ही आईना है। इसमें आप अपनी ही हालत, अपनी ही मजबूरी और शायद उस रास्ते की झलक भी देख पाएंगे जो आपको इस अंधकार से बाहर निकाल सकता है। इसलिए अपने मन और बुद्धि के द्वार खोलिए, क्योंकि अब समय आ गया है उस आईने में देखने का जिससे हम अक्सर बच। मित्रों, सूर्य धीरे धीरे क्षितिज के पीछे ढल रहा था और आकाश में फैले गहरे लाल बादल किसी आने वाले तूफान की सूचना दे रहे थे। वातावरण में हल्की नमी खुली हुई थी और दूर कहीं बादलों की गर्जना सुनाई पड़ रही थी। लेकिन नकुल के भीतर जो हलचल थी, उसके सामने बाहर का यह तूफान भी बिल्कुल शांत लगता था। वह गांव की सीमा पर खड़े उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, जहां आमतौर पर गांव के बुजुर्ग ताश खेलते दिखाई देते थे या फिर कुछ बेरोजगार युवक बैठकर अपने हालात पर चर्चा करते रहते थे। पर आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां केवल नकुल था और उसकी गहरी भारी सांसों की आवाज थी। नकुल की उम्र लगभग 25 या 26 वर्ष रही होगी, मगर उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं इतनी स्पष्ट थीं कि कोई भी उसे 3035 वर्ष का समझ ले। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे यह बता रहे थे कि उसे ठीक से सोए हुए काफी समय बीत चुका है। उसके कपड़े बेहद साधारण थे, एक पुरानी जीन्स जिसकी रंगत घुटनों के पास से उड़ चुकी थी और एक चेकदार शर्ट जिसके कॉलर पर जमी मैल बार बार धोने के बाद भी पूरी तरह साफ नहीं हो पा रही थी। नकुल के हाथ में एक छोटा पत्थर था जिसे वह बार बार मिट्टी में घिस रहा था, मानो वह अपनी किस्मत को ही रगड़कर चमकाने की कोशिश कर रहा हो। नकुल एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था।
बल्कि यूं कहें कि वह निम्न मध्यम वर्ग का हिस्सा था, जहां सपने तो बड़े देखे जाते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाते चुकाते घर की छत तक टपकने लगती है। उसके पिता दीनाना जी गांव के एक छोटे से सरकारी कार्यालय में चपरासी के पद पर काम करते थे। पूरी जिंदगी फाइलों और जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते उनकी कमर लगभग झुक चुकी थी। फिर भी परिवार की हालत कभी ठीक नहीं हो पाई थी। उसकी मां अक्सर बीमारी से घिरी रहती थी। रात की खामोशी में जब उनकी खांसी गूंजती थी तो वह आवाज कच्ची दीवारों से टकराकर नकुल के कानों में किसी भारी हथौड़े की तरह लगती थी। नकुल घर का सबसे बड़ा बेटा था और हमारे समाज में बड़े बेटे का अर्थ अक्सर यही होता है कि वह बिना वेतन का मजदूर बन जाता है, जिसके कंधों पर परिवार की उम्मीदों का भारी बोझ होता है और पैरों में जिम्मेदारियों की मजबूत जंजीरें जकड़ी रहती हैं। नकुल ने शहर के एक छोटे कॉलेज से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। उसे विश्वास था कि जैसे ही डिग्री उसके हाथ में आएगी, दुनिया उसके सामने रास्ते खोल देगी, नौकरियां उसका इंतजार करेंगी और वह अपने पिता को उस जजर साइकिल से उतारकर नई मोटरसाइकिल पर बिठाएगा। वह अपनी मां को बड़े शहर के अच्छे डॉक्टर के पास दिखाएगा और छोटे भाई को आगे पढ़ने के लिए बाहर भेजेगा। मगर डिग्री मिलने के 3 साल बीत जाने के बाद भी आज वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे खाली जेब और टूटे हुए मन के साथ बैठा था। आज सुबह ही वह शहर गया था एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए। पिछले 2 महीनों में यह उसका 10वां इंटरव्यू था। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया था। उसने पड़ोसी से उधार लेकर एक साफ शर्ट पहनी थी, अपने पुराने जूतों को थूक से चमकाया था और बस का किराया जुटाने के लिए मां के संदूक से वे पैसे निकाल लिए थे जो उन्होंने घर के लिए चीनी खरीदने के लिए संभाल कर रखे थे। शहर की चमक दमक हमेशा उसे असहज कर देती थी। ऊंची ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार गाड़ियां उसे यह एहसास कराती थीं कि वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक बाहरी इंसान है जिसकी औकात बस इतनी है कि वह उन इमारतों को नीचे खड़े होकर देख सके। जिस दफ्तर में वह इंटरव्यू देने गया था, वहां का माहौल इतना ठंडा और औपचारिक था कि ठंडी हवा चलने के बावजूद उसके माथे पर पसीना आ गया था। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे इस तरह देखा जैसे वह किसी अजनबी दुनिया से आया हो। नकुल ने अपना बायोडाटा उसके सामने रखा, जिसे उसने बिना ध्यान दिए एक ओर सरका दिया। इंतजार का हर एक क्षण नकुल को एक लंबे युग जैसा लग रहा था। जब उसका नंबर आया तो वह कमरे के भीतर गया, जहां सामने 3 लोग कुर्सियों पर बैठे थे। वे सभी सलीकेदार सूट पहने हुए थे। उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी और आंखों में हल्का सा घमंड झलक रहा था। उन्होंने नकुल से कई सवाल पूछे, कुछ अंग्रेजी में और कुछ हिंदी में। नकुल जानता था कि वह उन सवालों के जवाब दे सकता है, मगर उस समय उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी और उसे लगने लगा कि वह जो भी बोलेगा गलत ही साबित होगा। उसके भीतर वही 5 तरह की सोच जकड़ कर बैठी थी जिनके बारे में उसे खुद भी स्पष्ट नहीं था। वह खुद को कमतर समझने लगा था और उसे लग रहा था कि ऐसे अमीर और बड़े लोग उसे कभी मौका नहीं देंगे। अंत वही हुआ जो अक्सर उसके साथ होता था। इंटरव्यू खत्म होने से पहले ही उसे महसूस हो गया था कि उसे अस्वीकार कर दिया गया है। जब वह बाहर निकल रहा था तो उसने किसी को यह कहते हुए सुन लिया कि हमें होशियार और प्रभावशाली लोग चाहिए, ऐसे देहाती नहीं। यह शब्द उसके सीने में तीर की तरह चुभ गए थे। और अब शाम ढलते समय वह गांव वापस लौट आया था। हाथ खाली थे लेकिन दिल भारी था। तभी अचानक आसमान में बादलों की तेज गर्जना हुई, जिसने नकुल को उसके विचारों से बाहर खींच लिया। बारिश की पहली बूंद उसके गाल पर गिरी, जो उसके आंसुओं के साथ मिलकर कहीं खो गई। वह धीरे से उठा और घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम बेहद भारी लग रहे थे, जैसे वह अपनी असफलताओं का बोझ अपने साथ ढो रहा हो। गांव की गलियां अब लगभग सुनसान हो चुकी थीं। हर घर से जलते चूल्हों की महक आ रही थी। कहीं सब्जी में तड़के की खुशबू थी तो कहीं रोटियों के सिकने की सुगंध फैल रही थी। इन खुशबुओं ने उसके पेट में एक तेज मरोड़ पैदा कर दी। उसे याद आया कि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। शहर में उसे समोसा खाने की इच्छा हुई थी, मगर जेब में केवल वापस आने का किराया ही बचा था। भूख और लाचारी का यह मेल इंसान को भीतर से तोड़ देता है। वह धीरे धीरे अपने घर के सामने पहुंचा। दरवाजा लकड़ी का था, जिसे दीमक ने नीचे से लगभग खोखला कर दिया था। उसने हल्के से उसे धक्का दिया तो वह चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। घर के भीतर का दृश्य वैसा ही था जैसा हमेशा रहता था। एक कोने में पानी की मटकी रखी हुई थी। आंगन में एक पुरानी खटिया बिछी थी जिस पर उसके पिता लेटे हुए थे और उसकी मां चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेक रही थी।
चूल्हे के धुएं से उनकी आंखें लाल और जलन से भरी हुई थीं। जैसे ही नकुल ने आंगन में कदम रखा, उसके पिता ने करवट बदली और बिना उसकी तरफ देखे धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ बेटा, काम का कुछ बना या नहीं? यह सुनकर नकुल की सांसें जैसे अटक सी गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे, झूठ बोल दे या सच बताकर उस उम्मीद को तोड़ दे जो सुबह घर से निकलते समय सबकी आंखों में चमक रही थी। उसने धीरे से सिर झुकाकर कहा, नहीं बाबा, उन्होंने कहा है कि बाद में खबर देंगे। उसके पिता ने यह सुनकर एक लंबी सांस ली और फिर चुपचाप लेट गए। वह खामोशी किसी तेज चीख से भी ज्यादा दर्द देने वाली थी। मां ने अपना पल्लू आंखों पर लगाया और बोली, कोई बात नहीं बेटा, पहले हाथ मुंह धो ले, खाना तैयार है। नकुल भली भांति समझता था कि पिता की इस चुप्पी का असली अर्थ क्या है। अगले महीने उसकी बहन की शादी की बात तय होनी थी और घर की हालत ऐसी थी कि एक भी रुपया जमा नहीं था। साहूकार का कर्ज और उसका बढ़ता हुआ ब्याज हर दिन एक नई चिंता बनकर सामने आ जाता था। यहां तक कि उसने अब घर नीलाम करने की धमकी भी दे दी थी। ऐसे हालात में नकुल का बेरोजगार होना मानो किसी बड़े अपराध जैसा लगने लगा था। नकुल बिना कुछ बोले जाकर हाथ धोने लगा। पानी तो ठंडा था, मगर उसके मन के भीतर आग जल रही थी। उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा था। गुस्सा अपनी किस्मत पर, उस ससुराई साई पर, गुस्सा उन अमीर लोगों पर जिन्होंने उसे काम नहीं दिया, और गुस्सा खुद पर कि वह आखिर इतना बेकार क्यों है। वह जाकर खटिया पर बैठ गया। मां थाली में खाना रखकर उसके सामने ले आई। दाल इतनी पतली थी मानो उसमें सिर्फ पानी ही हो और रोटियां हल्की सी जली हुई थी। लेकिन नकुल जानता था कि इस साधारण भोजन को जुटाने के लिए भी मां ने कितनी मेहनत और चिंता झेली होगी। उसने एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाला, मगर वह निवाला गले से नीचे नहीं उतर पा रहा था। तभी उसके पिता खांसते हुए उठकर बैठ गए और धीमी आवाज में बोले, नकुल बेटा, मुझे लगता है अब तुझे शहर की बड़ी नौकरी के सपने छोड़ देने चाहिए। गांव में ही देख ले, अगर किसी खेत में काम मिल जाए, या फिर शहर जाकर मजदूरी कर ले। आखिर कब तक हम ऐसे ही उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे? यह सुनकर नकुल का हाथ वहीं रुक गया। उसने अपने पिता की तरफ देखा। उनकी आंखों में थकान और हार साफ दिखाई दे रही थी। एक ऐसे पिता की हार जो हमेशा अपने बेटे को अफसर बनते देखना चाहता था, लेकिन अब हालात के सामने झुकने को मजबूर हो गया था। यह देखकर नकुल का खून खौल उठा। उसने थाली एक तरफ सरका दी और ऊंची आवाज में बोला, मजदूरी क्या? मैंने इतनी पढ़ाई इसलिए की थी बाबा कि मैं जाकर मजदूरी करूं। आप लोग आखिर मुझे समझते क्या हैं? मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन किसी को मेरी मेहनत दिखाई ही नहीं देती। सबको बस पैसा चाहिए, पैसा और सिर्फ पैसा। उसकी आवाज अब और ऊंची हो चुकी थी। मां घबरा गई और बोली, धीरे बोल बेटा, अगर लोगों ने सुन लिया तो क्या कहेंगे? यह सुनकर नकुल झल्ला कर खड़ा हो गया और बोला, सुनने दो जिसे सुनना है, मुझे किसी की परवाह नहीं। पूरी दुनिया स्वार्थी है। सब लोग बस अपने मतलब के हैं। जिनके पास पहले से पैसा है वही और अमीर बनते जा रहे हैं, और हम जैसे लोगों को तो जीने का मौका भी नहीं मिलता। हमारी किस्मत ही खराब है। भगवान ने हमें गरीब घर में पैदा करके ही हमारे साथ अन्याय कर दिया है। वह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल गया। मां पीछे से उसे आवाज देती रही, मगर उसने मुड़कर भी नहीं देखा। उसे खुली हवा की जरूरत थी। इस घुटन भरे माहौल से दूर जाना था। यही वह सोच थी जो धीरे धीरे उसके मन में जहर बनकर फैल रही थी। वह अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डाल रहा था, और उसे लगने लगा था कि जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो। वह चलते चलते गांव के दूसरे किनारे पर बने पुराने तालाब के पास पहुंच गया और वहीं जाकर बैठ गया। रात अब काफी गहरी हो चुकी थी। तालाब का पानी शांत था और उसमें चांद की परछाई धीरे धीरे लहरों के साथ हिल रही थी। नकुल ने एक छोटा कंकड़ उठाया और उसे पानी में फेंक दिया, जिससे चांद की वह परछाई टूटकर कई टुकड़ों में बिखर गई। नकुल की जिंदगी भी कुछ वैसी ही लग रही थी, टूटी हुई और बिखरी हुई। तभी अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने उसका बचपन का मित्र सुमित खड़ा था। सुमित और नकुल ने साथ साथ स्कूल में पढ़ाई की थी, मगर पढ़ाई में कमजोर होने के कारण सुमित ने 10वीं के बाद ही किताबें छोड़ दी थी और अपने पिता के साथ उनकी छोटी सी दुकान संभालने लगा था। समय बीतते बीतते आज उसकी स्थिति नकुल से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। उसने साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहन रखे थे। उसकी कलाई में एक महंगी घड़ी चमक रही थी और उसके चेहरे पर वह आत्मविश्वास भरी चमक थी जो अक्सर मेहनत और कमाई से आती है। सुमित ने नकुल को देखा तो मुस्कुराते हुए उसके पास आ गया और बोला, अरे भाई नकुल, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो?
सुना था आज शहर गए थे इंटरव्यू देने, कुछ बात बनी या नहीं? नकुल ने नजरें झुका ली और रूखे स्वर में जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ, वही पुरानी कहानी। उन्होंने मना कर दिया। सुमित उसके बगल में बैठ गया और सहानुभूति से बोला, कोई बात नहीं दोस्त। लेकिन ऐसा तो होता रहता है, वैसे भी आजकल नौकरी मिलना आसान नहीं है। मैं तो कहता हूं तू भी कोई छोटा सा व्यापार शुरू कर ले, नौकरी में रखा ही क्या है, आखिरकार वह भी तो एक तरह की गुलामी ही है। लेकिन सुमित की यह बातें नकुल के दिल में चुभ रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सुमित उसे छोटा साबित कर रहा हो। नकुल ने मन ही मन सोचा कि अब यह मुझे समझाएगा। खुद ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं और आज पिता की दुकान पर बैठकर खुद को बड़ा सेठ समझने लगा है। उसके भीतर जलन और ईर्ष्या की भावना उठने लगी, जो उसके स्वभाव की दूसरी बड़ी कमजोरी थी और जो उसे अंदर ही अंदर गरीब बनाए रखे हुए थी। वह दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेने के बजाय उनसे उनसे जलने लगता था। उसे लगता था कि सुमित की तरक्की सिर्फ किस्मत या उसके पिता के पैसों की वजह से है। उधर सुमित उसकी चुप्पी का अर्थ नहीं समझ पाया और अपनी बात जारी रखते हुए बोला, पता है नकुल, पिछले महीने मैंने अपनी दुकान को और बढ़ा दिया है। अब मैं शहर से सामान मंगवाकर आसपास के 3 गांवों में सप्लाई करता हूं। सोच रहा हूं अगले साल एक छोटी गाड़ी भी खरीद लूं। अगर तू चाहे तो मेरे साथ काम कर ले। मुझे एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है और मैं तुझे अच्छी तनख्वाह भी दूंगा। यह सुनकर नकुल का अहंकार जाग उठा। उसे लगा जैसे सुमित ने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी हो। उसने तीखे स्वर में कहा, मुझे तेरी मदद या दया की जरूरत नहीं है। सुमित, मैं पढ़ा लिखा हूं, ग्रेजुएट हूं। मैं तेरी दुकान पर बोरी उठाने का काम नहीं करूंगा। मैं एक दिन अफसर बनूंगा, देख लेना। मेरे पास भी गाड़ी होगी, बंगला होगा और उस दिन मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली सफलता किसे कहते हैं। यह सुनते ही सुमित का चेहरा उतर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी। उसने धीरे से कहा, भाई, मैं तो सिर्फ तेरी मदद करना चाहता था। खैर, तेरी मर्जी, ज्यादा मन पर मत ले। और यह कहकर वह वहां से उठकर चला गया। नकुल फिर से अकेला रह गया, लेकिन अब उसके भीतर पहले से भी ज्यादा बेचैनी थी। उसने अपने ही एक सच्चे मित्र को सिर्फ अपने झूठे अभिमान के कारण ठुकरा दिया था। रात की खामोशी में झिंगुरों की आवाज और तेज सुनाई देने लगी थी। नकुल वहीं लेटकर आसमान की तरफ देखने लगा। उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर भगवान उसी को क्यों सजा दे रहा है। क्यों वह किसी अमीर परिवार में पैदा नहीं हुआ? अगर उसके पास भी धन होता तो शायद आज उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसे लगने लगा कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है और उसे पाने के लिए यदि गलत रास्ता भी अपनाना पड़े तो शायद वह भी ठीक है। यह निराशा उसे धीरे धीरे एक अंधेरे गर्त की ओर धकेल रही थी। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि जिन नकारात्मक विचारों को वह अपने मन में जगह दे रहा है, वही उसकी गरीबी की असली जड़ है। वह मन ही मन सोच रहा था कि काश कोई चमत्कार हो जाए, कहीं से अचानक कोई खड़ा हुआ खजाना मिल जाए या फिर लॉटरी लग जाए। वह मेहनत के लंबे रास्ते से डरकर शॉर्टकट तलाशने लगा था। यही वह जाल होता है जिसमें फंसकर इंसान सारी जिंदगी संघर्ष करता रहता है। वह अमीर बनने के सपने तो देखता है, लेकिन अमीर बनने के लिए जिस सोच और चरित्र की जरूरत होती है, उसे अपने भीतर विकसित नहीं करता। थोड़ी देर बाद बारिश फिर से शुरू हो गई। नकुल वहीं भीगता रहा, लेकिन वह घर वापस नहीं जाना चाहता था। उसे घर की वे दीवारें डराने लगी थीं, जो हर समय उसकी असफलता का एहसास कराती थीं। उसे अपने पिता की लगातार चलती खांसी और मां की बेबस आंखों से डर लगने लगा था। वह अपनी वास्तविकता से भागने की कोशिश कर रहा था। बारिश में भीगते भीगते उसके शरीर में ठंड उतरने लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद यह बरसात उसके दिल में जल रही आग को शांत कर देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जो बारिश की बूंदों के साथ मिलकर बहते जा रहे थे, और वह वहीं घुटनों के बल बैठा हुआ अपने बिखरे हुए जीवन के बारे में सोचता रह गया। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और आसमान की ओर देखते हुए जोर से पुकार उठा, क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? हे मालिक, मुझे बस एक मौका दे दे। एक ही अवसर मिल जाए तो मैं सब कुछ बदल कर रख दूंगा। उसकी आवाज में इतना गहरा दर्द था कि जैसे पत्थर भी पिघल जाए, मगर रात बिल्कुल शांत रही। कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला। सच तो यह था कि जवाब बाहर से आने वाला ही नहीं था। वह उत्तर उसके भीतर ही छिपा था, लेकिन वह उसे सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी उसकी नजर दूर एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। वह प्रकाश गांव के पुराने मंदिर की दिशा से आ रहा था। वही मंदिर
जो साल के अधिकतर समय बंद ही रहता था और जहां लोग कहते थे कि कोई आता जाता नहीं। नकुल को पता नहीं क्या हुआ, वह अनजाने में ही उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी तरफ खींच रही हो। उसके कदम डगमगा रहे थे, कीचड़ में पैर धंस रहे थे, फिर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटा सा दीपक जल रहा है जो तेज हवा और बारिश के बावजूद बुझ नहीं रहा था। यह दृश्य उसे अजीब लगा। इतनी तेज हवा में तो बड़ी मशाल भी बुझ जाती है, फिर यह छोटा सा दिया कैसे जल रहा है? नकुल ने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी। मंदिर बहुत पुराना था, पत्थरों का रंग काला पड़ चुका था और कई जगहों से प्लास्टर झड़ गया था। अंदर कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक चबूतरे पर वह दीपक रखा था और उसके पास एक साधु जैसा दिखने वाला व्यक्ति बैठा था। लेकिन उसने भगवा वस्त्र नहीं बल्कि साधारण सफेद कपड़े पहन रखे थे। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे और लंबी दाढ़ी उसके सीने तक आ रही थी। वह आंखें बंद किए शांत भाव से ध्यान में बैठा था। नकुल कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। उसे लगा शायद वह किसी अजनबी जगह पर आ गया है और अब वापस लौट जाना चाहिए। वह मुड़ने ही वाला था कि अचानक उस व्यक्ति की आवाज आई, "आ गई नकुल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।" यह सुनकर नकुल के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसने घबराकर पूछा, "आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हैं?" वह व्यक्ति हल्के से मुस्कुराया, मगर उसने अपनी आंखें अभी भी बंद रखी और बोला, "नाम में क्या रखा है बेटा? मैं तो केवल एक माध्यम हूं। जो सच जानता है उसे नाम पूछने की जरूरत नहीं होती और जिसे बताया जाए वह समझ नहीं पाता। तुम बहुत परेशान हो नकुल, तुम्हारे भीतर एक ऐसा शोर है जो तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रहा।" नकुल धीरे धीरे उनके पास गया। उसे उस व्यक्ति के पास एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, जैसे भीषण तूफान के बीच किसी शांत किनारे का सहारा मिल गया हो। नकुल ने धीरे से कहा, "बाबा, मैं बहुत दुखी हूं। जिंदगी ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। मैं मेहनत करता हूं लेकिन उसका फल नहीं मिलता। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं लेकिन हर बार कोई ना कोई बेड़ी मुझे पीछे खींच लेती है। क्या मेरे भाग्य में हमेशा गरीबी ही लिखी है? क्या मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा?" तब उस व्यक्ति ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसे देखकर नकुल जैसे सम्मोहित हो गया। उन्होंने सीधे नकुल की आंखों में देखते हुए कहा, "गरीबी किस्मत में नहीं लिखी होती नकुल, गरीबी दिमाग में पैदा होती है। तुम इसलिए गरीब नहीं हो क्योंकि तुम्हारी जेब खाली है। तुम इसलिए गरीब हो क्योंकि तुम्हारे मन ने 5 ऐसे विचारों को अपना मालिक बना लिया है जो तुम्हें कभी अमीर नहीं बनने देंगे।" यह सुनकर नकुल चौंक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, "कौन से 5 विचार बाबा? मुझे तो हमेशा लगता है कि मैं सही सोचता हूं। मैं तो हमेशा बड़ा बनने का सपना देखता हूं, अमीर बनना चाहता हूं। फिर मेरे विचार मुझे कैसे रोक सकते हैं?" वह व्यक्ति हल्का सा हंसा और बोला, "असहनी, अमीर बनने की इच्छा रखना और अमीरों जैसी सोच विकसित करना दोनों अलग बातें हैं। नकुल, इस दुनिया में हर भिखारी भी अमीर बनना चाहता है, लेकिन वह भिखारी ही रहता है क्योंकि उसकी सोच कटोरे से आगे नहीं बढ़ती। तुम भी उसी कटोरे को पकड़े हुए हो, बस तुम्हें वह दिखाई नहीं दे रहा। आज रात मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तुम्हारा मन थका हुआ है और दिमाग भी शांत नहीं है। लेकिन अगर सच में तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले गांव के उस पार वाली पहाड़ी की चोटी पर आ जाना। वहां तुम्हें अपने सवालों के जवाब भी मिलेंगे और शायद वह रास्ता भी दिखाई देगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। नकुल असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा कि यह कोई ढोंगी साधु है या सच में इसके पास कोई समाधान है, मगर जब इंसान डूबने लगता है तो उसे तिनके का सहारा भी बड़ा लगता है। नकुल के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसने धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। बाबा ने यह कहकर दोबारा अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर गहरे ध्यान में बैठ गए। नकुल ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और धीरे धीरे पीछे मुड़कर वहां से लौटने लगा। अब बारिश थम चुकी थी और आसमान में असंख्य तारे चमकने लगे थे। नकुल के मन में अभी भी कई सवाल और उलझने थी, मगर कहीं ना कहीं उसके भीतर एक हल्की सी उम्मीद की किरण भी जन्म ले चुकी थी। वह घर पहुंचा, भीगे हुए कपड़े बदले और बिना कुछ खाए ही चारपाई पर लेट गया, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका मन बस उस सुबह का इंतजार कर रहा था जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन बनने वाली थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह पहाड़ी की चोटी पर उसका सामना किसी साधु से नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई से होने वाला है जो उसकी आत्मा को झोर कर रख देगी। एक ऐसी सच्चाई जो उसे एक छोटी सी बुलबुल के माध्यम से समझ में आएगी। वह बुलबुल जिसके पास कोई धन, तिजोरी या महल नहीं था,
फिर भी वह दुनिया के सबसे अमीर बादशाह से अधिक समृद्ध थी। नकुल सारी रात करवटें बदलता रहा और धीरे धीरे रात का अंधेरा खत्म होने लगा। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या वह अपनी सोच की जंजीरों को तोड़ पाएगा? क्या वह उन 5 खतरनाक विचारों को पहचान सकेगा जो उसे अब तक गरीब बनाए हुए हैं? उसकी जिंदगी का यह सफर अभी बस शुरू ही हुआ था और मंजिल अभी बहुत दूर थी, मगर पहला कदम वह उठा चुका था और वह कदम था सवाल करने का साहस। जैसे ही मुर्गे ने पहली बांग दी, नकुल तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और बिना किसी को जगाए चुपचाप घर से निकल पड़ा। पहाड़ी तक जाने वाला रास्ता आसान नहीं था। चारों ओर झाड़ियां थीं और नुकीले पत्थर उसके पैरों को घायल कर रहे थे, लेकिन नकुल का ध्यान सिर्फ पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने पर था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, पसीना उसके माथे से बह रहा था, फिर भी वह रुका नहीं। सूरज की पहली किरण फूटने ही वाली थी जब वह आखिरकार पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहां का दृश्य बहुत सुंदर था। पूरा गांव नीचे बहुत छोटा दिखाई दे रहा था और ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, मगर वहां वह बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। नकुल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि शायद उसके साथ मजाक हुआ है और उसके भीतर गुस्सा उठने लगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ की शाखा पर बैठी एक छोटी सी बुलबुल पर पड़ी। वह बुलबुल सामान्य पक्षियों से थोड़ी अलग लग रही थी। उसकी आंखों में एक अनोखी समझदारी झलक रही थी। अचानक वह बुलबुल इंसानों की भाषा में बोलने लगी। यह देखकर नकुल हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथों से आंखें रगड़कर दोबारा देखा। उसे लगा कि शायद रात भर जागने और भूखे रहने के कारण उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, या शायद वह अभी भी कोई सपना देख रहा है। एक छोटा सा पक्षी, और वह भी इंसानों की तरह बोल रहा है। यह कैसे संभव हो सकता है? नकुल के कदम अनजाने में पीछे की ओर हटने लगे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह वहां से भाग जाना चाहता था, मगर उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। उस नन्ही बुलबुल ने गर्दन तिरछी की और उसकी काली मोती जैसी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने फिर कहा, क्या हुआ नकुल? डर गए क्या? तुम तो बड़े बड़े साहस की बातें करते थे और अब एक छोटी सी चिड़िया से घबरा रहे हो। नकुल की जुबान जैसे सूख गई थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और वह बाबा कहाँ हैं जिन्होंने मुझे यहां बुलाया था? क्या यह कोई जादू या टोना है? बुलबुल हल्के से हंसी और उसकी मधुर हंसी हवा में तैरती हुई नकुल के कानों तक पहुंची। उसने कहा, जादू तो तुम इंसानों के दिमाग में होता है नकुल। सच्चाई तो बहुत सरल होती है। वह बाबा यहां नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने ही मुझे भेजा है। मैं उनकी संदेशवाहक हूं, या यूं समझ लो कि मैं वह आईना हूं जिसमें आज तुम्हें अपनी असली सूरत देखनी है। यह सुनकर नकुल के भीतर थोड़ा गुस्सा भी पैदा होने लगा। उसकी घबराहट अब चिढ़ में बदल रही थी। उसे लगने लगा कि शायद कोई उसकी गरीबी और मजबूरी का मजाक उड़ा रहा है। उसने गुस्से में कहा, दोस्त आया हूं। देखो, मुझे पहेलियां सुलझाने का कोई शौक नहीं है। मेरे पास इन बेकार बातों के लिए समय नहीं है। मैं यहां अपनी जिंदगी का हल ढूंढने आया था, कोई कहानी सुनने नहीं। अगर वह बाबा यहां नहीं है तो मैं वापस जा रहा हूं। मुझे वैसे भी काम की तलाश करनी है। यह कहकर नकुल मुड़ा और नीचे उतरने के लिए कदम बढ़ाने लगा। तभी पीछे से उस बुलबुल की आवाज फिर सुनाई दी, काम ढूंढने जा रहे हो या फिर एक बार फिर से ठुकराए जाने जा रहे हो? यह सुनते ही नकुल के कदम वहीं थम गए। यह शब्द ऐसे लगे जैसे किसी ने पीछे से तीर चलाकर उसकी पीठ में मार दिया हो। बुलबुल ने फिर शांत स्वर में कहा, भाग जाना बहुत आसान होता है नकुल, और तुम पिछले कई वर्षों से यही करते आ रहे हो। कभी शहर की तरफ भागते हो, कभी अपनी किस्मत से भागते हो और कभी अपनी सच्चाई से भी मुंह मोड़ लेते हो। अगर आज तुम इस पहाड़ी से नीचे उतर गए तो याद रखना, वही साहूकार तुम्हारे घर के बाहर खड़ा मिलेगा और तुम्हारी बहन की शादी के लिए तुम्हारे पास आंसुओं के अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम फिर वही जिंदगी जीना चाहते हो जो कल रात तक जी रहे थे? नकुल की मुट्ठियां कस गईं और उसके शरीर में खून की रफ्तार तेज हो गई। उसने पलटकर बुलबुल की ओर देखा और गुस्से से बोला, तो मैं क्या करूं? मेरे बस में आखिर है ही क्या? मैंने कौन सी कमी छोड़ी है? मैं पढ़ा लिखा हूं, मेहनत करता हूं, ना चोरी करता हूं और ना कोई गलत काम। फिर भी मेरी जेब खाली रहती है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? बुलबुल पेड़ की डाल से उड़कर पास पड़े एक पत्थर पर आकर बैठ गई। अब वह नकुल के चेहरे के ठीक सामने थी। उसने शांत और धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी गलती यह नहीं है कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी असली गलती यह है कि तुम क्या सोचते हो।
तुम्हारी गरीबी तुम्हारी जेब में नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई है, और जब तक तुम अपने मन के जाले साफ नहीं करोगे तब तक इस दुनिया का कोई भी खजाना तुम्हें अमीर नहीं बना सकता। यह सुनकर नकुल थक कर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने अपना सिर घुटनों के बीच छिपा लिया और धीमी आवाज में बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे तो बस इतना बता दो कि पैसा कैसे कमाया जाता है। मैं अमीर बनना चाहता हूं, बहुत अमीर, ताकि कोई मेरी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत ना कर सके। बुलबुल फुदकते हुए उसके और करीब आ गई और बोली, अमीर बनना तो हर इंसान चाहता है नकुल। उस नीचे दिख रहे गांव में हर दूसरा व्यक्ति करोड़पति बनने का सपना देखता है, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग जिंदगी भर गरीब ही मर जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में 5 तरह की दीमक लगी होती है जो उन्हें ऊपर उठने ही नहीं देती। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें खुद पता ही नहीं होता कि वे इस बीमारी से ग्रस्त हैं। नकुल ने सिर उठाकर आश्चर्य से पूछा, कौन सी दीमक, कैसी बीमारी? बुलबुल ने कहा, अभी सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक छोटा सा खेल खेलना होगा। नकुल ने हैरानी से पूछा, खेल? मेरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है और तुम्हें खेल की सूझ रही है। बुलबुल मुस्कुराकर बोली, जिंदगी भी तो एक खेल ही है नकुल, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम इसे सही ढंग से खेलना नहीं जानते। देखो, उस नीचे वाले रास्ते की तरफ वहां से 2 लोग गुजर रहे हैं। नकुल ने पहाड़ी की छोटी से नीचे झांक कर देखा। सुबह की हल्की धुंध अब छटने लगी थी और गांव का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। वहां से 2 बैलगाड़ियां गुजर रही थीं। एक गाड़ी पर ढेर सारा सामान लदा हुआ था और उसे चलाने वाला आदमी आराम से हुक्का पीते हुए जा रहा था, जबकि दूसरी गाड़ी बिल्कुल खाली थी और उसे हाँकने वाला आदमी पसीने में भीगा हुआ बैलों को डांटते हुए चल रहा था। तब बुलबुल ने पूछा, इन दोनों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? नकुल ने ध्यान से देखा और बोला, शायद एक अमीर किसान है जो अपनी फसल बेचने जा रहा है और दूसरा कोई गरीब मजदूर होगा जो शायद काम की तलाश में निकल पड़ा है। इसमें भला नया क्या है? यह तो रोज का दृश्य है। बुलबुल ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, यही तो तुम्हारी गलती है। तुम्हें सिर्फ उनकी हालत दिखाई दे रही है, जबकि मुझे उनकी सोच नजर आ रही है। जरा गौर से देखो उस गरीब मजदूर को। वह अपने बैलों को गालियां दे रहा है, रास्ते के पत्थरों को कोस रहा है और उस सूरज को भी दोष दे रहा है जो अभी ठीक से निकला भी नहीं। उसके दिमाग में पहली दीमक बैठी हुई है और वह है शिकायत की सोच। नकुल चौंक गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह तो वही आदत है जो उसके भीतर भी है। तब बुलबुल ने आगे समझाया, जब तुम सुबह उठते हो नकुल, तो तुम्हारे मन में पहला विचार क्या आता है? क्या तुम नए दिन के लिए आभार महसूस करते हो या फिर अपनी किस्मत को कोसते हुए बिस्तर से उठते हो? नकुल को याद आया कि आज सुबह भी वह गुस्से और झुंझुलाहट के साथ ही बिस्तर से उठा था। कल रात भी वह नाराजगी के साथ ही बिस्तर पर गया था। बुलबुल ने शांत स्वर में कहा कि निर्धन व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसे हर समय ऐसा लगता रहता है मानो पूरी दुनिया उसके विरुद्ध खड़ी हो। वह अपनी बदहाली के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराता है, कभी अपने माता पिता को दोष देता है, कभी मौसम को कोसता है और कई बार अपने आसपास रहने वाले पड़ोसियों तक को कारण मान लेता है। ठीक उसी तरह जैसे तुमने पिछली रात अपने मित्र सुमित के बारे में सोचा था। यह सुनते ही नकुल का चेहरा लज्जा से लाल पड़ गया, क्योंकि उसे याद आ गया कि किस तरह उसने सुमित की मदद को ठुकरा दिया था और मन ही मन उसे बुरा भला भी कहा था। बुलबुल ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली और बोली कि तुमने वास्तव में सुमित को मना नहीं किया था, बल्कि तुमने उस अवसर को ठुकरा दिया था जो तुम्हारे सामने आया था, क्योंकि तुम्हारे भीतर अहंकार बैठा हुआ था और यही अहंकार वह दूसरा भारी पत्थर है जो तुम्हारी राह में अटका हुआ है। नकुल ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि लेकिन मेरा स्वाभिमान भी तो गलत नहीं था। मैं एक ग्रेजुएट हूं, जबकि सुमित पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसे में मैं उसकी दुकान पर बोरी कैसे उठा सकता हूं? लोग क्या सोचेंगे और मेरे पिता क्या महसूस करेंगे कि उनका पढ़ा लिखा बेटा अब मजदूरी जैसा काम कर रहा है। बुलबुल यह सुनकर जोर से हंस पड़ी और उसकी हंसी में हल्का सा व्यंग भी छिपा हुआ था। उसने कहा कि लोग क्या कहेंगे, यही वह जादुई वाक्य है जिसने इस दुनिया में करोड़ों सपनों का दम घोंट दिया है। नकुल, तुम अपनी डिग्री का बोझ अपने कंधों पर ढो रहे हो, जबकि सुमित पैसों की गड्डियों का वजन उठा रहा है। जरा सोचो, जब तुम बाजार में सब्जी खरीदने जाते हो तो दुकानदार तुम्हारी डिग्री नहीं देखता, बल्कि तुम्हारी जेब में रखा पैसा देखता है। यह सुनकर नकुल बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि उसके पास कोई तर्क नहीं बचा था। तब बुलबुल ने आगे कहना जारी रखा कि तुम जो इज्जत और डिग्री का भ्रम पाल कर बैठे हो, वही तुम्हें गरीब बनाए हुए हैं। क्योंकि अमीर व्यक्ति कभी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझता,
बल्कि वह केवल यह देखता है कि उस काम में आगे बढ़ने की कितनी संभावना छिपी हुई है। जबकि गरीब इंसान काम शुरू करने से पहले ही सोचने लगता है कि कहीं इससे उसकी नाक तो नहीं कट जाएगी। हमेशा याद रखना कि खाली जेब से बड़ी कोई बेइज्जती नहीं होती और भरी जेब वाले का अपमान कोई नहीं कर सकता। यह बात सुनते ही नकुल के दिमाग में जैसे जोरदार धमाका हुआ और उसे लगा जैसे किसी ने बंद पड़े दरवाजे को लात मारकर खोल दिया हो। उसी पल उसे अपने पिता की याद आने लगी, जिन्होंने पूरी जिंदगी एक चपरासी की नौकरी की थी, लेकिन उन्होंने कभी नकुल को सब्जी बेचने या अखबार बांटने जैसे काम नहीं करने दिए। वे हमेशा कहते थे कि हम इज्जतदार लोग हैं और ऐसे छोटे काम हमारे लिए नहीं बने हैं। आज हाल यह था कि घर में खाने के लिए दाने तक नहीं बचे थे और फिर भी वह इज्जत का ढोल बजाते फिर रहे थे। नकुल की आंखों में आंसू भर आए और उसने धीमे स्वर में पूछा कि क्या सच में मैं ही गलत था और क्या मेरे पिताजी भी गलत थे। बुलबुल ने बहुत नरम आवाज में उत्तर दिया कि वे गलत नहीं थे, वे केवल डरे हुए थे और डर ही वह तीसरी सोच है जो इंसान को अपाहिज बना देती है। गरीब व्यक्ति कोई जोखिम लेने से घबराता है क्योंकि उसे हमेशा यह लगता रहता है कि जो थोड़ा बहुत उसके पास है कहीं वह भी हाथ से ना निकल जाए। इसलिए वह उसी सूखी रोटी को पकड़कर बैठा रहता है, जबकि उससे थोड़ी दूरी पर पूरी दावत सजी होती है। सच तो यह है कि तुमने सुमित की दुकान पर काम करने से इसलिए मना नहीं किया था कि वह छोटा काम था, बल्कि असली कारण यह था कि तुम डर रहे थे कि अगर मैं वहां भी असफल हो गया तो क्या होगा, और अगर लोगों ने मुझे वहां देख लिया तो वे क्या सोचेंगे। यही डर तुम्हें किसी नई शुरुआत करने से रोकता रहा है। तभी हवा तेज चलने लगी और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट भी बढ़ गई। नकुल का मन अब बुरी तरह उलझ चुका था और वह अपनी पूरी जिंदगी को मानो एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चलते हुए देख रहा था। हर वह अवसर जो उसने खो दिया था, हर वह जोखिम जिसे उसने उठाने की हिम्मत नहीं की थी, और हर वह बहाना जो उसने खुद को समझाने के लिए बनाया था, सब कुछ उसे साफ दिखाई देने लगा। उसने बुलबुल से पूछा कि लेकिन डर तो हर किसी को लगता है, क्या अमीर लोगों को भी डर महसूस नहीं होता? बुलबुल ने जवाब दिया कि डर तो हर इंसान को लगता है नकुल, फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब व्यक्ति डर के कारण रुक जाता है, जबकि अमीर व्यक्ति उसी डर के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। वह डर का उपयोग खुद को सावधान रखने के लिए करता है, ना कि खुद को रोकने के लिए। क्या तुमने कभी चींटी को गौर से देखा है? अगर उसके रास्ते में तुम उंगली रख दो तो वह रुकती नहीं, बल्कि अपना रास्ता बदल लेती है। कभी ऊपर से निकल जाती है तो कभी नीचे से रास्ता बना लेती है, लेकिन हार मानकर वापस नहीं लौटती। और तुम इंसान होकर बार बार उसी एक दरवाजे पर सिर मार रहे हो जो तुम्हारे लिए पहले ही बंद हो चुका है। यह सुनकर नकुल अचानक खड़ा हो गया और बेचैनी से बोला कि फिर मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या मैं जाकर सुमित से माफी मांगूं और क्या अपनी डिग्री को फाड़कर फेंक दूं? बुलबुल उड़कर उसके कंधे पर बैठने लगी तो नकुल थोड़ा घबरा गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। बुलबुल उसके कंधे पर बैठ गई और उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाई कि तुम्हें किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपनी नजर और सोच बदलने की जरूरत है। इस समय तुम केवल परेशानियों को देख रहे हो, जबकि तुम्हें हल की तरफ नजर डालना सीखना होगा। यही चौथी बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गरीब इंसान हमेशा दिक्कतों की चर्चा करता है, जबकि अमीर इंसान समाधान खोजने में अपना समय लगाता है। जरा याद करो, जब तुम कल रात इंटरव्यू से बाहर आए थे तो तुमने क्या किया था? तुमने अपने दोस्तों को फोन करके बस यही बताया कि इंटरव्यू कितना खराब था, वहां के लोग कितने कठोर थे और पूरा सिस्टम कितना बेकार है। तुमने अपनी पूरी ऊर्जा शिकायत करने में खर्च कर दी। अगर उसी समय तुम यह सोचते कि आखिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं चुना, मुझ में ऐसी कौन सी कमी थी जिसे मैं सुधार सकता हूं, तो शायद आज हालात अलग होते। नकुल को याद आया कि उसने सच में यही किया था। वह घर आकर भी लगातार दुखी होता रहा और रोता रहा, लेकिन उसने एक बार भी आईने के सामने खड़े होकर खुद से यह सवाल नहीं पूछा कि क्या मैं सच में उस नौकरी के योग्य था? क्या मेरी बातचीत करने की कला अच्छी थी? क्या मेरा ज्ञान पर्याप्त था? वह हमेशा बाहरी दुनिया को दोष देता रहा, जबकि सुधार की जरूरत उसके अंदर थी। तब बुलबुल ने कहा, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। यह किसी राजा और भिखारी की कथा नहीं, बल्कि एक ऐसे लकड़हारे की कहानी है जो घने जंगल में रहता था। नकुल ने ध्यान से सुनना शुरू किया, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि यह पक्षी साधारण नहीं बल्कि गहरे अनुभवों से भरा हुआ है। बुलबुल ने कहना शुरू किया कि एक लकड़हारा था जो दिन भर कड़ी मेहनत करता था। सुबह से लेकर शाम तक पेड़ काटता रहता था।
फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। कुछ समय बाद उसी जंगल में एक दूसरा लकड़हारा आया जो केवल 4 घंटे लकड़ी काटता था, लेकिन वह पहले वाले से दोगुनी लकड़ी लेकर लौटता था और बाकी समय आराम करता था। पहला लकड़हारा उसे देखकर जलने लगा और उसने सोचा कि जरूर यह व्यक्ति कोई काला जादू जानता है या इसकी कुल्हाड़ी में कोई जादू है। नकुल ने बीच में कहा कि शायद किस्मत का ही खेल होगा या फिर वह पेड़ों को किसी चालाकी से काटता होगा। बुलबुल ने तुरंत उसकी बात रोकी और कहा कि नहीं नकुल, यही वह गलती है जो तुम जैसे लोग करते हो। हर सफलता के पीछे किस्मत या कोई चाल ढूंढने लगते हो। पहले लकड़हारे ने भी यही किया, लेकिन एक दिन उसने हिम्मत करके दूसरे लकड़हारे से पूछ ही लिया कि भाई, मैं रोज 10 घंटे कुल्हाड़ी चलाता हूं और तुम केवल 4 घंटे काम करते हो, फिर भी तुम मुझसे ज्यादा लकड़ी कैसे काट लेते हो? दूसरे लकड़हारे ने मुस्कुराकर कहा कि तुम दिन भर कुल्हाड़ी चलाते तो हो, लेकिन यह बताओ कि अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की थी? पहला लकड़हारा हैरान होकर बोला कि धार तेज करने का समय कहां है, मुझे तो लकड़ी काटने से ही फुर्सत नहीं मिलती। तब दूसरे ने शांत होकर कहा कि मैं हर 1 घंटे काम करने के बाद 15 मिनट रुककर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूं, इसलिए मेरी मेहनत कम लगती है लेकिन परिणाम ज्यादा मिलता है। यह कहकर बुलबुल ने नकुल की आंखों में देखा और पूछा कि बताओ, तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार कैसी है? नकुल, तुमने आखिरी बार कब कुछ नया सीखा था? कब अपनी स्किल को बेहतर बनाया था? या फिर तुम अब भी अपनी उसी पुरानी डिग्री वाली कुंद कुल्हाड़ी से जिंदगी के पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे हो? यह सुनकर नकुल स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह सवाल सीधे उसके अस्तित्व पर चोट कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि कॉलेज खत्म होने के बाद उसने कभी कोई नई किताब नहीं पढ़ी, कभी कंप्यूटर सीखने की कोशिश नहीं की और ना ही यह जानने का प्रयास किया कि दुनिया में क्या नया बदल रहा है। वह बस उसी पुराने ज्ञान को घिसता रहा जो अब जंग खा चुका था। अब उसे समझ आने लगा कि वह पीछे क्यों रह गया। वह मेहनत तो करता था, लेकिन वह केवल अंधी मेहनत थी जिसमें समझदारी नहीं थी। नकुल की आंखें शर्म से झुक गईं और उसने धीमी आवाज में कहा कि अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी कुल्हाड़ी पर जंग लग चुका है। मैं समय के साथ खुद को बदल नहीं पाया और बस शिकायत करता रहा कि पेड़ बहुत कठोर है, जबकि गलती मेरी कुल्हाड़ी में थी। बुलबुल ने कहा कि अपनी गलती को स्वीकार करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है नकुल, लेकिन अभी यह यात्रा खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी सबसे खतरनाक सोच बाकी है। वह सोच जो इंसान को गरीब पैदा करती है और अक्सर गरीब ही मरने देती है। यह 5वीं सोच एक मीठे जहर की तरह है जिसे तुम रोज पीते हो और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। नकुल ने सिर उठाकर पूछा कि आखिर वह क्या है? अब और कौन सी गलती बची है जो मैं करता आ रहा हूं? तब बुलबुल ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ते हुए ऊपर से कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। जंगल के उस पार जहां पुरानी नदी बहती है, वहीं तुम्हें अपनी आखिरी और सबसे बड़ी गलती का प्रमाण मिलेगा। लेकिन यह बात हमेशा याद रखना कि वह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। वहां कांटे भी होंगे और जंगली जानवर भी मिल सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे पीछे आओ, वरना वापस उसी गांव में लौट जाओ और अपनी गरीबी का रोना रोते रहो। नकुल अब रुकने वाला नहीं था। उसके भीतर अचानक एक जिद जाग उठी थी, वही जिद जो उसे कई साल पहले महसूस होती थी जब वह स्कूल में सबसे आगे आने का सपना देखता था। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और बुलबुल के पीछे चल पड़ा। जंगल बहुत घना था, झाड़ियां उसके कपड़ों को नोच रही थीं, पैरों में कांटे चुभ रहे थे। फिर भी उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उस बुलबुल पर था जो उसे रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ रही थी। नकुल को यह नहीं पता था कि नदी के किनारे उसे क्या देखने को मिलेगा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा विश्वास पैदा हो चुका था कि आज उसकी जिंदगी जरूर बदलने वाली है। आज वह अपनी पुरानी सोच और पुरानी आदतों की खाल उतार कर फेंक देगा। उसके मन में अब एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसका पुराना स्वर उसे समझा रहा था कि यह सब पागलपन है, वापस लौट जाओ, घर चलो जहां मां तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक नई आवाज उसे कह रही थी कि अगर आज तुम लौट गए तो फिर जिंदगी भर खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे। चलते चलते उसने सोचा कि क्या सच में सोच बदलने से किस्मत बदल सकती है। उसे अपने आसपास के लोग याद आने लगे। उसका चाचा जो हमेशा कहा करता था कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, और वह पड़ोसी जो हर हफ्ते लॉटरी का टिकट खरीदता रहता था, यह सोचकर कि एक दिन उसकी किस्मत चमक जाएगी। क्या वे सब गलत थे या फिर यह सब केवल दिमाग का खेल था? तभी बुलबुल उड़कर एक पुराने सूखे पेड़ की टहनी पर बैठ गई और नकुल के वहां तक पहुंचने का इंतजार करने लगी।
नकुल जब वहां पहुंचा तो उसकी सांसें तेज चल रही थीं, पसीना उसकी आंखों में जा रहा था। उसने सामने देखा तो एक चौड़ी नदी बह रही थी जिसका पानी मटमैला था और उसका बहाव बहुत तेज था। बुलबुल ने कहा, नकुल, इस नदी को ध्यान से देखो। यह नदी कभी नहीं रुकती। चाहे इसके सामने पहाड़ आए या बड़े पत्थर, यह अपना रास्ता बना ही लेती है। लेकिन तुम इंसान होकर एक छोटे से कंकड़ से टकराकर रुक जाते हो। फिर बुलबुल ने आगे इशारा करते हुए कहा, जरा देखो नदी के किनारे वहां क्या पड़ा है। नकुल ने आंखें सिकोड़कर देखा तो कीचड़ में फंसा हुआ एक पुराना जंग लगा संदूक पड़ा था, जो आधा पानी में डूबा हुआ था और आधा बाहर दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत साल पहले किसी ने उसे वहां छोड़ दिया।